स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने क्लास में जल टरबाइन एवं पंप के विषय में चर्चा किया था। पंप हम लोग अक्सर देखते हैं कि पावर का जो भी जनरेशन है, चाहे वो इलेक्ट्रिक पावर हो चाहे वो मैकेनिकल पावर हो, उसके जनरेशन के लिए हम लोग अलग अलग प्रकार के इनर्जीज़ का इस्तेमाल करते हैं। उसमें एक जल टरबाइन भी है। जल टरबाइन के माध्यम से जो पानी की पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी में तब्दील करते हैं, और काइनेटिक एनर्जी से फिर मैकेनिकल एनर्जी में, फिर मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ऐसे करके हम ऊर्जा को परिवर्तित करते रहते हैं। अगर हम बात करें पंप की, तो पंप एक ऐसी युक्ति है जो कि किसी तरल दाब ऊर्जा को बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है। पंप, अगर हम कहें तो साधारण किसी द्रव को निम्न तल से उच्च तल यानी एक नीचे तल से ऊपर के तल तक उठाने का काम करता है। अतः पंप द्रव पर कुछ कार्य करता है। कार्य करने के लिए पंप को किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा दी जाती है। अब उस बाह्य स्रोत से ऊर्जा देने के लिए हम चाहे वो विद्युत मोटर का इस्तेमाल करें, चाहे पंपिंग जनरेटर का इस्तेमाल करें, या कोई भी हमारा एक प्रथम चालक हो सकता है जिसके माध्यम से हम ऊर्जा देते हैं। हमें ये भी ध्यान रखना है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कि जो हमारा पंप टरबाइन है, यानी जो हमारा टरबाइन होता है वो पंप का बिल्कुल अपोजिट होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि टरबाइन द्रव की दाब ऊर्जा का प्रयोग करके यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, लेकिन पंप हमारा यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग करके दाब ऊर्जा को बढ़ाता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। हमने क्लास में चर्चा किया था कि जो पंप होता है वो पंप को मुख्य रूप से 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। पहला होता है सक्शंस, दूसरा होता है द्रव पर क्रिया करने वाला भाग जो कि मध्य का भाग होता है, और तीसरा होता है डिलीवरी यानी जो डिस्चार्ज करता है। 3 भाग में हम लोग पंप को बांट सकते हैं। हमने पंप का जो क्लासिफिकेशन किया था, उस क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने दो मुख्य प्रकार से पंप को डिसाइड किया था। अगर हम वर्गीकरण करें तो पहला हो जाएगा धनात्मक विस्थापन पंप। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि क्लास में इसको बताया जा चुका है। गतिज दाब पंप, इसको हम रिज्यूम कर सकते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, और दूसरा होता है डायनेमिक प्रेशर पंप। अब हमारा ये मुख्य रूप से हम 2 प्रकार के पंपों को क्लासिफाई कर दिए, यानी पंप का हमारा 2 भाग में विभाजन हो गया। अब हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया था, पुनः डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा धनात्मक पंप होता है उसको हम लोग 2 पार्ट में और बदल सकते हैं। पहला होता है
रेसिप्रोकेटिंग पंप यानी उसको प्रत्यागामी पंप कहते हैं। रेसिप्रोकेटिंग पंप। और दूसरा होता है घूर्णन पंप यानी घूर्णन पंप, इसे हम लोग रोटरी पंप कहते हैं। छात्रों, बेहद अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हमारा हाइड्रोडायनेमिक। और इस बार चूँकि इस विषय में एक बहुत ही अच्छा जोड़ दिया गया है, न्यूमेटिक को भी इन्वॉल्व कर दिया गया है, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। और आजकल अक्सर उस पर इंजीनियर नए नए मॉडल और काम करते रहते हैं, डिज़ाइनिंग डेवलप हो रही है, एक बहुत अच्छा इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल है। अब जो हमारा ये गतिज दाब पंप है, इसको हम लोग दो भागों में कर सकते हैं। पहला होता है अपकेंद्री शब्द से ही समझ में आता होगा कि पंप, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल पंप। और दूसरा होता है नोदक पंप, दूसरा होता है नोदक पंप। इसको हम लोग प्रोपेलर कहते हैं, PELLERPUMP, प्रोपेलर पंप। अब हमने डिसाइड कर लिया कि जो हमारा पंप होता है वो धनात्मक विस्थापन पंप होता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। दूसरा होता है गतिज दाब पंप, उसको हम लोग डायनेमिक प्रेशर पंप कहते हैं। अब धनात्मक विस्थापन पंप को हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड किया। पहला प्रत्यागामी पंप यानी रेसिप्रोकेटिंग पंप, और दूसरा घूर्णन पंप यानी रोटरी पंप। गतिज दाब पंप को भी हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड कर दिया, पहला अपकेंद्री पंप और दूसरा नोदक पंप यानी प्रोपेलर पंप। अब हम अगर बात करें धनात्मक विस्थापन पंप की, तो धनात्मक विस्थापन पंप में उसके अंगों का विस्थापन होता है। यानी अगर अंगों के विस्थापन के द्वारा उसके द्रव में विस्थापन हो जाए, यानी उसके द्रव के ऊपर, जो उसमें द्रव भरा हुआ है उसके ऊपर अगर दाब उत्पन्न हो, तो ऐसे पंप को हम लोग धनात्मक विस्थापन पंप कहेंगे। इसमें बहुत ही हम लोग अक्सर देखते भी हैं कि कुछ इसका जो स्ट्रक्चर होता है, यानी जो बनावट होती है, वो हमारा आईसी इंजन के तरीके से होता है, लेकिन थोड़ा सा चूँकि पंप है तो यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं। रोटरी पंप में अगर हम रोटरी पंप की बात करें, तो रोटरी पंप में विस्थापन उसकी घूर्णन गति द्वारा प्राप्त होता है। यानी जो हमारा ये रोटरी पंप है, इसमें जो विस्थापन होता है वो किसके द्वारा होता है? क्योंकि घूर्णन पंप है तो रोटेटरी मोशन करेगा, इसके द्वारा विस्थापन अगर उत्पन्न होगा उसके द्रव में, तो दिस इज कॉल्ड रोटरी पंप। और ये हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप है। रेसिप्रोकेटिंग पंप में हमने बताया कि इसके अंगों का विस्थापन, यानी अगर मैं ये कहूँ कि सपोज दैट ये, चूँकि हम चर्चा कर चुके हैं क्लास में, फिर से एक बार रिवाइज कर लिया जा रहा है।
इस प्रकार से हम एक बार पुनः इस पे इसके कुछ इस प्रकार से होगा। थोड़ा स्पष्ट नहीं है, अच्छे से नहीं बन पा रहा है। ये हमारा क्रैंक हुआ, ये हमारा कनेक्टिंग रॉड हुआ, जिसको हम लोग संयोजक दंड भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कनेक्टिंग रॉड। ये हमारा रोटरी मोशन कर रहा है। जो हमें समझना है वो ये समझना है कि ये इसका दिस इज, ये जो वाल्व है दिस इज चूसड़ यानी सक्शन वाल्व, चूसड़ वाल्व कहते हैं इसे। ये हमारा चूसड़ पाइप हो गया, सक्शन पाइप। सक्शन पाइप हो गया। ये हमारा प्रदाय अर्थात डिलीवरी वाल्व कहते हैं इसको, डिलीवरी वाल्व हो गया। और फिर ये हमारा जो है ये डिलीवरी पाइप है, प्रदाय पाइप कहते हैं इसे। ये इसके अंदर एक अच्छा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, जिसको हम लोग पिस्टन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड पिस्टन। ये पिस्टन हो गया। ये टोटल सिलेंडर है, सिलेंडर, दिस इज कॉल्ड सिलेंडर। ये हमारा प्रदाय है, प्रदाय सेक्शन यानी डिलीवरी सेक्शन। और ये हमारा चूसड़ सेक्शन है, यानी इसके अंदर द्रव आएगा। अब इसका एक बार पुनः फंक्शन समझते हैं कि कैसे ये काम करता है, बहुत संक्षेप में समझ लेते हैं। जब ये पिस्टन हमारा, जैसे हम लोगों ने ऑटोमोबाइल में भी देखा है कि TDC से BDC यानी ये गति होती है। तो जब ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, धनात्मक विस्थापन पंप की। इसमें हम लोगों ने कहा कि जब इसके अंदर जो भी इसके भाग हैं यानी अंग हैं, अगर उनका विस्थापन हो रहा है और उसके विस्थापन के द्वारा अगर द्रव पे दबाव लग रहा है, तो ऐसे पंप को हम लोग क्या कहेंगे, धनात्मक विस्थापन पंप। अब इसमें जो हम लोग समझ रहे हैं वो ये कि अगर ये पिस्टन है, जब ये TDC पे अर्थात प्रारंभ, हम लोग जानते हैं कि TDC से प्रारंभ होता है। जब ये प्रारंभ हुआ तो ये जो हमारा सक्शन वाल्व है, ये सक्शन वाल्व, यहाँ पे वैक्यूम प्रेशर क्रिएट होगा। वैक्यूम प्रेशर मतलब जब ये पिस्टन जो है हमारा जब TDC से BDC की ओर जाएगा, TDC से BDC की ओर जाएगा, तो यहाँ पे प्रेशर एक क्रिएट होगा। और यहाँ पे प्रेशर दाबांतर के कारण यहाँ जो लिक्विड है यानी जो पानी है, ये पानी इसमें भरना शुरू होगा। और फिर चूँकि ये वाल्व प्रेशर यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा, तो ये हमारा वाल्व ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। और फिर यहाँ से लिक्विड इस पूरे चूफर चैम्बर में भर जाएगा। फिर जब ये तब तक क्रिया चलती रहेगी जब तक हमारा इसकी जो क्षमता है, जितनी भी क्षमता है उसके अनुसार इसमें पानी जब तक जितनी क्षमता है उतना इसमें पानी द्रव चलाएगा। इसके बाद फिर ये जब ये अपने अंतिम अवस्था यानी BDC पे आ जाएगा तो ये लॉक हो जाएगा। फिर जब ये प्रेशर देना शुरू करेगा, यानी जब ये फिर BDC से TDC की ओर जाएगा, तो ये जो वाल्व है प्रदाय वाल्व,
आप देख सकते हैं कि जब दोनों प्रेशर लगेगा तो ये तो बंद हो जाएगा, लेकिन ये खुल जाएगा। जब ये खुल जाएगा तो यहाँ से पानी डिलीवरी होना शुरू हो जाएगा, और जो यहाँ ये वाला वाल्व बंद रहेगा तो इधर जाने की संभावना नहीं है। थोड़ा बहुत तो लॉसेस हो जाते हैं, लेकिन फिर भी पूरा पानी जो इसके डिस्प्लेसमेंट से जो इसके अंदर द्रव भरा हुआ है वो डिलीवरी पाइप के होते हुए बाहर चला जाएगा। इस प्रकार की अगर व्यवस्था हम कहीं देखते हैं तो दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकेटिंग पंप, यानी प्रत्यागामी पंप, और उसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का ये एक मुख्य भाग है। अब हम सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करते हैं। मुख्य रूप से हमको यही जानना है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या अंतर है। तो अब थोड़ा समझते हैं कि हमारा जो इस पे चर्चा हुई थी, क्लास में बहुत चर्चा हुई है कि हमारा जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है वो किस सिद्धांत पे काम करता है। इस पे इसके तमाम फीचर्स के बारे में और एप्लीकेशन के बारे में चर्चा हुई है क्लास के अंदर। अब हम लोग समझते हैं कि हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो किस सिद्धांत पे काम करता है। अब मैं इसको समझ गया कि दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकेटिंग पंप। अब समझते हैं कि हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप यानी ये सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्री पंप का काम कैसा होता है। तो पहले एक डायग्राम बनाते हैं, फिर समझते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप का अगर हम बहुत संक्षेप में अगर समझने का प्रयास करें, इसको अगर हम संक्षेप में समझने का प्रयास करें तो बेहद बेहद आसान है, बहुत सिंपल है। जैसे हम किसी ग्लास में या किसी बर्तन में पानी लेकर के उसको गोल गोल घुमाएं, तो जब गोल गोल घुमाएंगे तो क्या होगा, अगर ये कोई बर्तन है और ये पानी है, ये बर्तन है। अब इसके फंक्शन को समझते हैं। ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसमें करना क्या है कि इस बेलनाकार बर्तन में हम पानी भरे हुए हैं, और उसे अगर ये हमारी एक ऊर्ध्व एक एक्सिस है, अक्ष है, और इस अक्ष पर इस पानी को घुमाया जाए, यानी अर्थात इसको गोल 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 घुमाया जाए, तो हम लोग देखते हैं, व्यवहारिक तौर से भी देखते हैं कि जब पानी को किसी बर्तन में, बेलनाकार बर्तन में खास तौर से पानी रख करके उसको घुमाया जाता है तो किनारे पे वो पानी बीच में कम हो जाता है और उसका वो ऊपर उठने लगता है, अर्थात दोनों किनारों तरफ पानी ऊपर उठने लगता है, बीच में उसका तर होता है नीचे। तो इस प्रकार की जो, यानी एक अपकेंद्री बल, यानी अगर हम ये कहें, अगर इस चित्र के माध्यम से कि ए एक्सिस पर इसको घुमाया जाए, तो जो हमारा ये स्वतंत्र तल है
पहले ये कैसा था, क्षैतिज था, पहले ये क्षैतिज रहा होगा, जब घुमाया गया तो कैसा हो गया, वक्राकार हो गया, एक वक्र के आकार का हो गया। अब जब ये घूमने लगा तो इस पे एक अपकेंद्री बल लगने लगा, और इसका जो अपकेंद्री बल इसके ऊपर लगा, उससे क्या हुआ, जो इसमें जो भी जो हमारा जो भी पानी है, ये इसकी परिध की ओर, यानी ये पानी उड़ करके किनारे की तरफ जाने लगा। हाँ, ये जरूर है कि ये पानी को पार करके बाहर नहीं जा सकता, फिर भी परिध की ओर ये ऊपर उठने का, बार बार उठने का प्रयास करेगा और उठेगा भी, और केंद्र पर यानी यहाँ ये पानी नीचा हो जाता है। अब हम ये कहें कि अब केंद्रीय बल इस पे लगा, द्रव जो है परिध की ओर ऊपर उठा, द्रव परिध की ओर ऊपर उठा केंद्र पर, इसके कारण केंद्र पर या उसके निकट एक आंशिक निर्वात, यानी यहाँ पे एक आंशिक वैक्यूम क्रिएट होगा, जो कि यहाँ पे एक निर्वात क्रिएट होगा, और वायुमंडलीय जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसके कारण ये जो तल है ये नीचा हो जाएगा, और ये यानी इन दोनों के बीच में लेवल में जो पहले क्षैतिज था, ये वायुमंडलीय दाब के कारण, चूंकि ये घूमा, अपकेंद्रीय बल लगा, अपकेंद्रीय बल के कारण यहाँ पे एक आंशिक वैक्यूम क्रिएट हुआ इसके आसपास, और इस आंशिक वैक्यूम तो हुआ ही, साथ में ये जो तल है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कारण ये नीचे हो गया, ये ऊपर हो गया, डिफरेंस, यानी अर्थात इसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। कुछ इसी प्रकार का सिद्धांत, इसी सिद्धांत पे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्री पंप को डिजाइन किया गया। अब हम इसमें अगर ये कहें कि जब ये, यानी अगर हम मान लेते हैं कि पहले इसका लेवल इतना रहा होगा, यानी दिस एंड दिस, इसके बीच की अगर इतना एच, ये एच हाइट है, जो हमारा द्रव का जो उड़ान है टोटल, यानी जो द्रव ऊपर उठ रहा है, इतना गैप, यानी पहले इसकी ये आधार तल था, जब इसको घुमाया गया, अपकेंद्री बल लगाया गया, तो ये हमारा इसका जो इसका एक्स एक्सिस है, ए अच्छा है, इसके ऊपर जब घुमाव हुआ तो यहाँ पे तल नीचे आ गया, और नीचे से ये फिर ऊपर चला गया, बीच में वाटर लेवल नीचे हुआ वायुमंडलीय दाब के कारण, किनार परिधि पर जो है इसका हाइट अधिक हो गया। तो मान लेते हैं कि ये जो हाइट है वो ये अच्छा है, अर्थात जो बीच में जो अंतर हुआ, यानी आधार तल से और घुमाने के बाद जहाँ तक पानी उठा, उसके बीच की जो ऊंचाई है ये h मान ली गई। अब हम इसको अगर घुमाते रहें, यानी बर्तन को घुमाते रहें, तो क्या प्राप्त होगा हमें, जो उसका केंद्र है, यानी ये जो केंद्र है, इस केंद्र पर निर्वात, आंशिक निर्वात क्रिएट होता रहेगा, और जो द्रव है, ये द्रव ये केंद्र की ओर खींचता रहेगा, कि केंद्र पर खींचता रहेगा, और हमेशा जो पानी है ये लगातार इसके आधार से h ऊंचाई तक बढ़ता चला जाएगा, यानी बना रहेगा, प्राप्त होता रहेगा हमें, ये h शीर्ष, ये जो h शीर्ष है ये प्राप्त होता रहेगा। इसी सिद्धांत पर हमारा अपकेंद्री बल कार्य करता है, और इसको हम प्रतिवर्तित या रिवर्स
प्रतिक्रिया टरबाइन या रिवर्स रिजेक्शन टरबाइन के समान भी देखते हैं। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन को समझते हैं कि इसकी जो रचना है कैसे होती है। एक बार पुनः इसको हम समझ लेते हैं। ये अपकेंद्री बल कैसे काम करता है। अपकेंद्री बल किस सिद्धांत पे काम करता है, तो एकदम सिंपल सी बात है कि कोई बेलनाकार पात्र हो गया, सामान्य समझने के लिए उसमें कोई पानी भरा हुआ है, ये बर्तन है, पात्र है, कोई एक्सेस मान लिए कि ए अक्ष पर इसको घुमाया जाए। घुमाने के बाद क्या हुआ, हम देखते हैं कि पानी जो क्षैतिज तल पे पानी था वो वक्राकार प्राप्त होने लगा, पानी उठने लगा। अब ये जो ऊंचाई हुई, दिस इज कॉल्ड एच, इतना ये शीर्ष प्राप्त हुआ हमें। अगर इस पर कंटिन्यू घुमाया जाए तो ये पानी जो केंद्र है इस पर लगातार खींचता रहेगा और हमें ये एच ऊंचाई प्राप्त होती रहेगी। इसी आधार पर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप का निर्माण किए। अब ये तो सिद्धांत रहा, अब हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप को अच्छे से समझते हैं